नमस्कार। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र चुनार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को गहराई से समझेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे एक अकेली सीट भारत की विशाल लोकतांत्रिक मशीनरी के एक छोटे आईने की तरह काम करती है और कैसे जमीनी स्तर पर शासन की इंजीनियरिंग की जा सकती है। कहते हैं कि अगर किसी देश की नब्ज पकड़नी हो तो कई बार सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र को समझना ही काफी होता है। ये एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो हमें वो सब कुछ दिखाता है जो बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है। तो ये है हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप। हम चुनार की राजनीतिक जमीन से शुरू करेंगे, फिर 2022 के चुनावी गणित को देखेंगे, हार के कारणों की चीर-फाड़ करेंगे, एक चतुर्मुखी मार्ग का खाका तैयार करेंगे, लोगों की शिकायतों को शासन से जोड़ेंगे और आखिर में इस सबके पीछे के असली मकसद यानी राजनीति से परे के उद्देश्य पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनार विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत से। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं। 2022 में चुनार में 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता थे और इनमें से वोट कितनों ने डाला? 62.33%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कौन सी पार्टी अपने वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में कितनी कामयाब रही। अब आते हैं उस गणित पर जो 2022 के नतीजों ने हमारे सामने रखा है। 47,614। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये है हार का अंतर। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती है जिसे पार करना होगा। तो ये वोट गए कहां? देखिए, जीतने वाले भाजपा गठबंधन को मिले 50% से ज्यादा वोट और मुख्य विपक्षी दल वो सिमट गया करीब 28.7% पर। बसपा भी 13.3% पर रही। तो तस्वीर साफ है, बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ आना होगा और जीतने वाले के वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगानी होगी। लेकिन चुनार में ये चुनावी गणित हमेशा सामाजिक समीकरणों पर ही टिका होता है। यहाँ की जातीय बुनावट को समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 35% कुर्मी समुदाय का है, यानी चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये काफी हद तक वो तय करते हैं। इसके बाद दलित मतदाता हैं करीब 18%, जो एक मजबूत आधार है। फिर यादव, मौर्य, बिंद, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय आते हैं। किसी की भी किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि ये सामाजिक ब्लॉक एक साथ किधर वोट करते हैं। तो हमने आंकड़े देखे, यानी क्या हुआ, पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इस नतीजे के पीछे की रणनीतिक और ऐतिहासिक वजहें क्या थी? चुनार की राजनीतिक कहानी पिछले 30 सालों में कई मोड़ ले चुकी है। 90 के दशक में बीजेपी का दबदबा था, फिर 2012 में सपा की वापसी हुई और 2017 से जो राष्ट्रीय लहर शुरू हुई वो 2022 में गठबंधन के साथ और भी मजबूत हो गई। हर चुनाव ने कहानी में एक नया पन्ना जोड़ा है। और देखिए, इस इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी असरदार रणनीति का पहला कदम होता है सिस्टम को बिना डरे पूरी ईमानदारी से समझना। हमारी सार्वजनिक बहसों में ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि हम तथ्यों और गरिमा के साथ बात करें। तभी हम सिर्फ कमियां निकालने से आगे बढ़कर कुछ बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। चलिए अब एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी क्या ताकत है, क्या कमजोरी। विपक्ष की ताकत, यादव और अन्य ओबीसी वोटर्स के बीच उनका मजबूत जमीनी नेटवर्क। लेकिन कमजोरी क्या है? एक मजबूत चेहरे की कमी और संसाधनों का भारी अभाव। बाहर मौके भी हैं, जैसे विकास के मुद्दों पर लोगों की नाराजगी, पर खतरा भी बड़ा है, सत्ताधारी पार्टी का मजबूत नैरेटिव और सबसे बड़े कुर्मी वोट बैंक का बंटवारा। तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। ये स्रोत एक खास ब्लूप्रिंट देता है, चतुर्मुख सिद्धांत, यानी 4 दिशाओं से एक साथ काम करने का एक मुकम्मल रास्ता। ये सिद्धांत 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है और कामयाबी के लिए हर एक जरूरी है। पहला चुनावी रणनीति, दूसरा संगठन की रणनीति, तीसरा नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने की रणनीति और चौथा जाहिर है संसाधन की रणनीति। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले चुनावी रणनीति। इसका फोकस साफ है। टारगेट कौन है? कुर्मी, ओबीसी, यादव, दलित और महिला वोटर। सबसे बड़ी चुनौती है कुर्मी वोटों के बिखराव को रोकना। कैसे? उनके गांवों में स्थानीय मुद्दों को उठाकर, छोटे दलों से गठबंधन करके और सबसे जरूरी बूथ लेवल पर अपने डेटा को मजबूत करके। अब संगठन। देखिए, रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मजबूत संगठन के बिना वो जमीन पर नहीं उतर सकती। इसका मतलब है बूथ लेवल से पार्टी मशीनरी को फिर से जिंदा करना, महिला और युवा विंग को काम पर लगाना, बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद
और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे जमीन की आवाज सीधे और तेजी से ऊपर तक पहुंचे। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। ये कहानी लोगों की असल जरूरतों के इर्द गिर्द बननी चाहिए। अधूरे वादे, चाहे वो जमीन का हो या टूटी सड़कों का, उन्हें सामने लाना होगा। एक ऐसा संदेश जो धार्मिक ध्रुवीकरण से हटकर ओबीसी स्वाभिमान और सामाजिक न्याय की बात करे। नारा भी दमदार होना चाहिए, जैसे अपना गांव अपनी सरकार। और आखिरी स्तंभ संसाधन। आज के दौर में इसका मतलब है एक स्मार्ट डिजिटल गेम। व्हाट्सएप और फेसबुक पर सही लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे असरदार वीडियो बनाना, डेटा का सही इस्तेमाल करना, और हां, ये सब करते हुए चुनावी फंडिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना। तो ये तो हुई रणनीति की बात। चलिए अब इसे चुनाव के आम लोगों की रोज की परेशानियों से जुड़कर देखते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि लोगों के असल मुद्दे क्या हैं। जमीन छीनने का डर, नौकरियों की कमी, गांव की टूटी फूटी सड़कें, खेती का संकट, प्रदूषण, ये सब वो मुद्दे हैं जिन पर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा और बेचैनी है। ये सिर्फ राजनीतिक बहस के मुद्दे नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। और लोगों की यही भावना इस एक लाइन में सिमट जाती है: हमारे खेत प्यासे हैं और हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। कौन सुन रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर रणनीति को देना ही होगा। तो फिर इस बदलाव को जमीन पर उतारेगा कौन? कैसा होना चाहिए वो चेहरा? एक स्थानीय ओबीसी नेता हो सके तो कुर्मी समाज से, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो विकास की बात करने वाला हो, उम्र 40 से 50 के बीच, जमीनी अनुभव के साथ, जो अपनी बोली में लोगों के दिल तक पहुंच सके और जिस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग न हो। एक तरह से कहें तो एक मॉडर्न क्रांतिकारी। और ये हमें अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है। बात अब सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि उसके असली मकसद की है: एक असरदार, जिम्मेदार और नैतिक शासन। आज के डिजिटल दौर में हम वोटर के डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे इरादों को साफ दिखाता है। देखिए, भारत के कानून के मुताबिक प्राइवेसी और सहमति कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं है। ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं। किसी भी डेटा ऑपरेशन की बुनियाद व्यक्ति के सम्मान पर ही टिकी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि किसी भी चुनाव का असली नतीजा जीत या हार नहीं होता। वो होता है एक जनादेश, शासन करने का एक पवित्र भरोसा जो लोग आपको सौंपते हैं। और असली काम, एक बेहतर कल बनाने का मुश्किल काम, तो नतीजों के ऐलान के बाद ही शुरू होता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0080402041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,